और आपने प्रताप सर के बारे में बताया कि आपने मैथमेटिक्स उनसे पढ़ा, थोड़ा उस बारे में बताइए। जी, मैंने 2022 लगभग जुलाई 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। तो मैंने काफी टीचर्स देखे, तो गगन प्रताप सर के पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा मुझे बेटर लगा। तो फिर मैंने उनका कोर्स किया। अराउंड एक 999 का उनका कोर्स आता है। वो लगभग 8 महीने का, 8 से 9 महीने का रहता है। और वैलिडिटी उसकी 2 साल तक रहती है। तो वहां से मैथ्स मैंने उनकी बुक से पढ़ा था और उनके क्लासेस ली। और मैंने उनकी बुक को लगभग अराउंड 9 से 10 बार रिवाइज किया हुआ। उनकी बुक में क्वेश्चन है 8 8 हजार समथिंग, 8 से 9 हजार। और 10 बार मैंने उनकी बुक को लगाया था, कम से कम 9 से 10 बार। तो अराउंड 1 लाख प्लस क्वेश्चन हो गए थे मैथ। अगर कोई बंदा सेम क्वेश्चन को 1 लाख बार लगाएगा, तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल। कहाँ पे होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ आप अलग अलग टीचर्स की बुक लगाएं, अलग अलग टीचर्स से। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने मैथ्स विज्ञान प्रताप सर से पढ़ा। अब मैं सेम क्वेश्चन किसी और टीचर से पढ़ूं, तो उनके सॉल्व कराने का तरीका कुछ और होगा, विज्ञान सर के कुछ और होगा तरीका। अब वो दोनों तरीके हमारे माइंड में आगे प्लस करेंगे, हमारे दिमाग में भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। अगर मैं एक तरीके को 10 बार पढ़ूं, उस रिवीजन को 10 बार करूं, तो ये डैम श्योर है कि मेरे दिमाग में वो उसका जो मेथड है वो बैठ जाएगा मेरे दिमाग में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए हमें एक सोच से पढ़ना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। प्रेम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तैयारी बहुत करता हूँ, भूल जाता हूँ। रिवाइज बहुत करता हूँ, एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हम रिवाइज बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन में भी कुछ लड़कों के साथ मैंने देखा भी है कि वो रिवाइज पढ़ते बहुत ज्यादा है। एक मेरा दोस्त था, तो जब मैं सुबह जागता था तब भी मुझे पढ़ता मिलता था, और पूरा दिन पढ़ता था। और जब मैं रात को सोता था तब भी पढ़ता था। दिन में 17 से 18 घंटे पढ़ता था। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप कितना पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैटर है कि आप कैसे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स मैंने एक ही बुक को 10 बार लगाया। अब हो सकता है कोई बंदा, मैं बताया था अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो मैथड क्लास कर सकती है। बिल्कुल। अब वो अब 10 टीचर, हाँ 10 बार अलग अलग टीचर से वो रिवीजन कर रहा है। उसको 10 अलग अलग मेथड आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन के, और 10 मेथड क्लास करेंगे। अब रिवीजन तो वो बहुत कर रहा है, काफी किया उसने, लेकिन मेथड उसके दिमाग में नहीं बैठ पाया। हम्म। तो सबसे चीज है कि आप एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़े, एक बुक पकड़े, बस सभी टेंशन। दूसरी चीज है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन हो गई। मैंने अपने बुक्स डिसाइड कर ली कि ये मैं 5 किताबें पढ़ूंगा, इन 5 टीचर से पढ़ूंगा। फाइनल हो गया। मेरी प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है, प्रीवियस से ईयर क्वेश्चन भी चल रहे हैं। और मॉक प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, मॉक, इन तीनों को प्लीज डिफाइन करें थोड़ा सा। और तीनों बहुत इंटरलेटेड हैं, जैसा कि देखा जाए। जी जी। तीनों पर एक चीज भी हाँ, छूटी तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तभी इसको मद्देनजर रख के, जी जी सिलेक्शन को मद्देनजर रख के थोड़ा गाइड करिएगा। जी। अब जैसा कि सबसे पहले, जैसा कि मैं बताया था कि आप सब्जेक्ट को टारगेट करिए। अब कई बार हमारे साथ होता क्या है, जैसे कि कई बार हमने सिलेबस पे छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा हम सोचा शॉर्ट में पढ़ने इसको। अब कोई क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया, अब वो क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर, फिर अब हम टाइम अपना बहुत खराब करेंगे उस क्वेश्चन के चक्कर में, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए पहले तो हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। अब जैसे कि हमारा मेरा लगभग 8 से 9 महीने लगे थे मुझे, पूरा मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब इतना मुझे भरोसा था कि मेरे जो पढ़ा है मैंने उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर एक दो क्वेश्चन जाते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे मेरा गया नहीं था कोई क्वेश्चन बाहर। मैं जितनी भी एग्जाम देता था, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन कभी बाहर जाते नहीं थे। तो वहां से अब अपन को रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों साथ में लेके चलें। कई बार क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट को पकड़ लें तो एक सब्जेक्ट में कम रह जाते हैं। और ड्यूरिंग आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपको डिमोटिवेशन तो हमेशा रहेगा। कभी आपको लगेगा यार अब तो हम फाड़ देंगे, रैंक वन हमारी आएगी। कभी आपको ऐसा लगेगा यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
तो ये हम्म, है कि आपका जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको लगता ही रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी। ये मैं डाउट सही कर आपके रहा हूँ मन या में गलत रहेगा। कर रहा हूँ। आप आप कितना भी पढ़ लें, आपके मन में डाउट हमेशा ही रहेगा ये। तो यही है कि आप प्रेपरेशन और रिवीजन और मॉक टेस्ट, प्रेपरेशन आपने एक बार कंप्लीट कर, मैंने जुलाई 2023 में मेरी सेक्शन लगभग शुरू हुई, उसके बाद से लगभग 1.5 साल हो गया मैंने एक सिंगल के साथ क्लास नहीं ली किसी भी सब्जेक्ट की। अब मैं प्रिपेयर उस हिसाब से करनी, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मैथ्स का कोई चैप्टर की क्लास ली, मान लो 20 क्लास है, 20 क्लासेस मैंने ले ली। तो ये होना चाहिए कि अब मुझे इस चैप्टर की दोबारा से क्लास लेने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, मैं जो समझ पा रहा हूँ प्रेम, एक में मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। सपोज कि आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसके 10 चैप्टर हैं, 10 टर्म्स, 10 टॉपिक्स हैं, आप 10 टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, बेशक 1 महीना लग जाए, पर दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत जी ना पड़े, एक बार अच्छे से टाइम लगा लें। जी यही बात है। जी जी। हाँ यही बात है। जैसा कि कई लोग करते क्या है कि 4-5 मिनट टारगेट बना लेते हैं कि 5 मिनट में सिलेबस खत्म कर, अब उनके साथ यही चक्कर पड़ेगा कि उनका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं बना या क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब परसेंट को दोबारा वो देंगे वो, अब उनका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो। हम्म, इसलिए आप एक बार सिलेबस करें, भले ही आपको 8 एक 10 महीने लगे, 1 साल लग जाए, लेकिन 1 साल बाद आप ये दावे से कह दें कि अब मैं दोबारा क्लास नहीं लूंगा, ना मुझे जरूरत पड़ेगी लेने की, अब मुझे करना है सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो 2000 जुलाई 2023 से लेके 2024 तक मैंने सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाया था। फिर उसके बाद अब प्रेपरेशन पूरी हो गई, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। अब क्योंकि चूंकि 60 मिनट में आपको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जी, अगर आप एक साइड से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है आपके 40 क्वेश्चन हो पाए, टाइम खत्म हो जाए, हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन हो जाए, टाइम खत्म हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको टाइम घर से डिसाइड करके जाना है, मुझे कौन सब्जेक्ट को कितने मिनट देनी है और कितने मिनट बाद कौन सब्जेक्ट बंद करना है। तो वो बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है, आपको घर से स्टार्ट। अब जैसा कि सीजीएस प्रीलिम्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, और उसमें 60 मिनट मिलते हैं। तो अब जैसा कि मुझे मेरी अप्रोच रही, तो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ जीएस। अब जीएस में होता ये है कि या तो क्वेश्चन आपको आएगा या नहीं या आएगा, नहीं आएगा। दो ही चीजें हो बिल्कुल। सकती हैं। तो हाँ, तो उसको 5 में आप 25% टारगेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो उसके बाद मैं इंग्लिश टारगेट कर सकता हूँ। अब इंग्लिश में भी मोस्ट ऑफ यही होता है कि या तो आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। तो 8 से 9 मिनट में आप इंग्लिश टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास मिनट बची 45, 15 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन टारगेट कर लिए। अब आपको 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट बची है मैथ्स और रीजनिंग। अब आप खुद ही सोचिए, आपने 15 मिनट में 45 क्वेश्चन कर दिए, आपके माइंड के ऊपर कितना प्रेशर कम हुआ है। बिल्कुल। 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 जी, अगर इसकी जगह पे अगर मैथ्स रीजनिंग आप पहले करें और उसमें 45 मिनट लगा लें, फिर आपके पास 15 मिनट में 50 क्वेश्चन बचे, आपके दिमाग के प्रेशर ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम। जी जी जी, उस प्रेशर में आप क्वेश्चन गलत होने हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन बिल्कुल, गलत बिल्कुल, बिल्कुल। होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टार्टिंग में कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ टारगेट कर सकते हैं, अब वो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम भाई बहुत इजीली आपने समझा दिया, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और मॉक। प्रेम, सपोज करा आपका एग्जाम 10 अप्रैल को है, तो है। जी आपको कब प्रिपरेशन अपनी बंद कर देनी चाहिए, और लास्ट के 10 दिनों में खास करके आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी। तो अगर जैसा आपने बताया कि मैं जस्ट 10 अप्रैल को मेरा एग्जाम है, तो लास्ट के कम से कम 2-3 महीने आपको ये तो टेंशन होनी चाहिए कि मेरे एग्जाम आज होने वाला है, आज होने वाला है। 2 महीने पहले से आपकी प्रेपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका एग्जाम किसी भी दिन हो जाए, आप निश्चिंत हो कि मैं किसी भी दिन हो जाए मैं एग्जाम दे दूंगा। ओके। आपको इस बात का इंतजार होना चाहिए कि 10 अप्रैल को मेरा एग्जाम क्यों है, 10 मार्च को क्यों नहीं, 1 महीने पहले क्यों नहीं। ओके। और एग्जाम से 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले हम, मैंने तो कम से कम 7-8 दिन पहले तैयारी बंद कर दी, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है जो सीजीएल का, ये बड़ा एग्जाम है।
इसका सिलेबस इतना छोटा तो नहीं है कि एक कॉपी है तो हम जैसे लास्ट पे जाकर रिवीजन कर सकते हैं उसका। ये तो भाई लॉन्ग प्रोसेस है और टाइम भी काफी लगता है, सिलेबस भी बड़ा है इसका। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट 5 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में हम झंडे गाड़ सकते हैं। झंडे गाड़ने होंगे तो हमने पिछले 2 साल में क्या किया है, इट्स डिपेंड ऑन दैट, नॉट ऑन दिस 3 to 4 days। तो ओके। मेरे हिसाब से लास्ट 3 4 महीने में आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। आप कभी भी एग्जाम देने के लिए आपको रात को 2 बजे बोल दिया जाए मैं 2 बजे देने के लिए तैयार हूँ, दैट मस्ट बी योर स्ट्रेटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, days doesn't matter. Only preparation matters. What you have done in your practice time and in your mock time. Okay. But one more thing, सबसे बड़ी चीज, एग्जाम डे। एग्जाम डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे, हाँ, टेंशन होती है, इवन जी। आपको भी होती है, सबको होती है कि यार मेरे 2 साल की मेहनत है, आज का दिन मेरा सही निकले। क्योंकि कभी कभी इसमें भी लक फैक्टर होता है, कभी कभी दिमाग नहीं चलता लोगों का, बहुत जी। सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, सॉल्व नहीं होते। एग्जाम डे में क्या करना चाहिए, कैसे जाएं, एग्जाम को कैसे सॉल्व करें कि आपको टेंशन कम हो और आप अच्छे टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। अब जी जैसा कि हमने एग्जाम देख लिया था, मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं पिछले 6 साल से तैयारी कर रहा था, उसके बाद एनडीए किया था, उसमें असफल हुआ। फिर यूपीएससी किया, लेकिन उसको भी मुझे छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मैंने काफी अदर एग्जाम्स भी दिए, दिल्ली सर्विस का मैंने एग्जाम दिया था, उसका फिजिकल आउट था मैं। तो मेरे दिमाग पे ये भी प्रेशर काफी था कि इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना ही है मुझे। तो मेरे साथ काफी कैंडिडेट के साथ होता क्या है कि जैसे ही मैं सोचने लगूँ कि कल मेरे एग्जाम सीजीएल मेंस, तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हाइपर टेंशन होने लगती है। तो मैं सोचना ही बंद कर दिया कि मेरा एग्जाम भी है। कैसे? आई एम जस्ट चिल। मैंने बस दिमाग में ये लाना ही बंद कर दिया कि एग्जाम है मेरा कल। मैंने बस ये डिसाइड करके रखा था कि जब मेरा एग्जाम हुआ उसके 1 घंटे पहले मैं अपने आप को बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा कि मेरा एग्जाम है सीजीएल मेंस का जो मुझे देना है। उससे पहले 10 दिन तक मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड कि मेरा एग्जाम है ही नहीं किसी का। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता रहूँ। जी जी। तो ये है कि आप प्रेशर कमाने दें, क्योंकि प्रेशर आएगा अगर आप सोचेंगे। फियर ऑफ फेल्योर ये सबसे खतरनाक चीज हो सकती है आपके लिए। और जो आपने बताया था लक फैक्टर, लक फैक्टर करता है, हर किसी के साथ करता है। हाँ, अगर आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है की है आपने, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एक बार में नहीं हो जाएगा, हो सकता है 2 बार में हो जाए। लेकिन लक फैक्टर मैटर करता है, कभी कभी तो आपको कई अटेम्प्ट फेल करवा देता है। कई लड़कों के साथ तो वास्तव में बहुत तैयारी की, बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो असफल रहे। और कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उन्हें बहुत कम तैयारी में भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। बट आप वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है। तो उसे आप करिए। आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास क्वेश्चन शीट आ गई है, क्वेश्चन बुकलेट आ गई है, और आपको वो सॉल्व करने हैं। तो आपका क्या नजरिया होता है और आप कैसे उस दिन एग्जाम कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में बताइए। जी जैसा कि आप प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं, जी अगर आपने किसी भी एग्जाम में टारगेट किया है मुझे सिलेक्शन लेना है, जी। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की तो टेंशन होनी नहीं चाहिए आपके दिमाग में। क्योंकि आपको अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत छोटी चीज होनी चाहिए। हम्म। और वो और एग्जाम जैसे कि मैंने 20 से ज्यादा एग्जाम दिए थे, तो एग्जाम तो मेरे लिए बहुत मतलब मॉक टेस्ट की तरह हो चुका था कि जाओ और दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वो है कि जब आप पहली बार एग्जाम देते हैं तो आपको थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है। आपको लगता है कैसे क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। काफी आपके दिमाग में चीज चलती रहती है। इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी इसलिए होता है कि आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल कैसे करें, आपको एग्जाम डील कैसे करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि स्क्रीन पर टाइम चलता रहता साथ में, टाइम कम होता जाएगा और टाइम के साथ साथ क्वेश्चन देखते जाइए कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन हो गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको डील कैसे करना है, ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू सीखते हैं। एग्जाम में बैठना कैसे, एग्जाम में 1 घंटे में 4 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, 4 सब्जेक्ट में पहले कौन सा सब्जेक्ट कम करना है, दोबारा से कौन सा सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट। तो ये आपको मॉक टेस्ट सिखाता है ये सब कुछ। थोड़ा बताइए आप कैसे करते थे, इस बारे में बताइए। जी। अब मैं क्या है कि जैसे कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन
उसमें 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीएस। जी। अब जीएस में जैसा अभी बताया था मैंने, जीएस में या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जी मुझे 4 से 5 मिनट लगती थी 25 क्वेश्चन करने में, क्योंकि उसमें आता है तो करो, नहीं आता छोड़ो। तो आपके पास 55 मिनट बची और 75 क्वेश्चन बची। अब आती इंग्लिश। इंग्लिश में या तो वोकैब आएगी या नहीं आएगी। जी। तो उसमें मान लो कॉम्पिटिशन वगैरह आया तो कोई टफ कोई लंबा क्वेश्चन आया तो उसमें टाइम लग गया, 10 मिनट मान सकते। 10 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन कर दी, अब आपके पास 45 मिनट बचे हैं, 50 क्वेश्चन बचे हैं। ऑटोमेटिकली जब आप 15 मिनट में 50 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, तो आपके दिमाग पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हम्म। तो इसलिए हमें मैथ्स और रीजनिंग बात को ही छोड़ना चाहिए। अब मैथ्स और रीजनिंग में भी ये रहता है, या तो आप एक साइड से करते जाओ। मेरा टारगेट क्या रहता था कि पहले की 20 मिनट में कम से कम जो 50 क्वेश्चन है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन टारगेट किए जाए जो सिंपल है। हम्म। तो वही है, जैसे कि मैं 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग कर लिए 15 मिनट में। अब मेरे पास 20 क्वेश्चन बचे, 30 मिनट बचे हैं। अब मैं जो टफ से क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग थोड़े टफ क्वेश्चन, अब मैं उनको बहुत आसानी से, काफी समय है मेरे पास, बिना प्रेशर के सॉल्व कर सकता बिल्कुल। हूँ। तो ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चले कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। और ये एग्जाम की सबसे बड़ी नीड है ये। प्रेम, अब एग्जाम है, आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई, तो मॉक प्रिपरेशन खत्म होने के बाद आपको रोज देना चाहिए, या जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तब भी देना चाहिए? और तीसरा, सपोज करा कि अगर मॉक टेस्ट आप सुबह दें, दोपहर को दें या शाम को दें, कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा? जी, मैं जो मॉक टेस्ट दिया करता था मोस्टली सुबह के टाइम पे दिया करता था, क्योंकि मॉक टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी एफिशिएंसी। अब जैसे कि आप दोपहर में जो शाम को दो, आपका क्या उस टाइम पे आपका जो माइंड डाइवर्ट रहता है, क्योंकि आपने सुबह से लेकर दोपहर तक कोई काम किया, उसके बाद मॉक टेस्ट देने बैठे। और सुबह के टाइम पे क्या दिमाग बिल्कुल फ्री है, तो उस टाइम पे जो आप मॉक टेस्ट दोगे आपकी पूरी एफिशिएंसी के साथ दे सकते हैं आप। जी। और रही बात आपको मॉक टेस्ट का रूल देना चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल आपके मैथ्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए सफिशियंट है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप हफ्ते में 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए। एक समय ऐसा भी था कि मैं हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट देता था रोज पर डे। और सातों मॉक मॉक टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आज किसी एक अलग प्लेटफॉर्म से, कल किसी अलग प्लेटफॉर्म से। ओके। ओके। तो ये आपकी प्रेपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, और आपके खुद के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये रही मॉक टेस्ट की बात। एग्जाम दिया, आपका मेंस, अब आपने प्री की बात बताई, आपने मेंस की प्रिपरेशन नहीं बताई। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं मेंस की तरफ। प्रेम, क्या जब आपका प्री क्वालिफाई हो चुका था उसके बाद प्रेम मेंस की तैयारी करी थी, या उससे पहले ही शुरू कर दी थी? इस बारे में बताइए, क्या दिमाग में था, मेंस पहले या प्री पहले? जी, जिस दिन मेरा फॉर्म फिल किया था मैंने, उसी टाइम से मेरा टारगेट सिर्फ मेंस था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप किसी में सिलेक्शन लेने का सोच रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या ना होगा इसकी तो दिमाग में बात ही नहीं होनी चाहिए आपकी। क्योंकि अगर यही डाउट है प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, फिर आप मेंस कैसे क्वालिफाई करेंगे? मेंस में उससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। हम्म। तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग अप्रैल से टारगेट था मेंस की तैयारी करने। और मेंस के लिए मैंने ज्यादातर मॉक टेस्ट लगाए थे। तो प्रीलिम्स का तो मैंने सोचा ही नहीं था, जैसे कि प्रीलिम्स का जब टाइम आया तो मैंने दे दिया था पेपर। और सबसे अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई थी कि प्रीलिम्स मैं जिस दिन गया था पेपर देने, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मैं प्रेशर कम करने के लिए क्या करता था, मैं आपको अपने आप से झूठ बोलता था कि मतलब कि आज मेरा पेपर है नहीं, मैं दिमाग से निकालू था ये बात। और हम्म। जिस दिन मैं पेपर प्रीलिम्स का पेपर देने गया था, उस दिन मैंने अपने आप को बताया कि आज मेरे प्रीलिम्स का पेपर है। और मैंने बिल्कुल खाली दिमाग से दिया था पेपर। और उसमें मेरे आउट ऑफ 200 179 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स। राइट। ग्रेट। तो बिना प्रेशर के मैंने जो पेपर दिया था उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरा टारगेट सिर्फ मेंस था, और मेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आखिरी डेज तक, मेंस तक, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करी। वो मेंस की तय्यारी फिर कैसी थी? क्वेश्चन मेंस को मान, मेंस की तैयारी कैसी मेंस थी?
जी जी। मेंस की तैयारी कुछ अलग से नहीं करनी होती, क्योंकि सिलेबस वही है, कंटेंट वही है। बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज है। उसके अगर जैसे कि मैंने अ, अगर आपने सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट सिलेबस कर रखा है, तो आप उसकी मॉक टेस्ट लगाइए। और जैसे कोई मेंस का जो पैटर्न रहता है उसमें पहला मैथ्स और रीजनिंग का रहता है, दूसरा इंग्लिश और जीएस का रहता है। तो मैथ्स रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू है कई लोगों के साथ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरी 1 लाख से ज्यादा मैथ क्वेश्चन लगाए थे मैंने। तो मेरी इतनी स्किल बन चुकी थी कि मुझे इतना भरोसा था अपने आप पे कि मैथ्स और रीजनिंग का कितना भी टफ पेपर आ जाए, आउट ऑफ 180 मेरे 170 प्लस रहेंगे ही मार्क्स। तो ये मैंने मेंस के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए किया था। और फॉर्चुनेटली मेरे मैथ्स और रीजनिंग में आउट ऑफ 90 मार्क्स आए थे दोनों सब्जेक्ट। ग्रेट तो यही ग्रेट। है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो आप उसमें इतना आगे जाइए, इतनी मेहनत कीजिए कि कितना भी टफ पेपर हो आपके लिए वो आसानी लगे। ग्रेट 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 ग्रेट। प्रेम, अब बात कही थी आपने, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी, आप ये बताइए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू शुरू में ही बता दिया था कि मैंने ज्यादा किताबों का इस्तेमाल नहीं किया, तो 5 से 6 किताबें पढ़ी थी। एक तो बिल्कुल। मैथ्स के लिए मैंने गगन प्रताप सर की बुक आती है, और उन्हीं से मैंने पढ़ा था। उनके अलावा मैंने किसी भी टीचर का वीडियो देखा ही नहीं था, जरूरत ही ओके। नहीं पड़ी थी। और रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष वासने सर का बुक यूज करी थी, और उनका एक कोर्स यूज किया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या रहता है कि ग्रामर के अलावा जो अदर पोर्शन रहता है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंशन एंड vocab, that is the most important and that the most weighted portion. Around 70 to 80% portion covered by vocabulary and comprehension. या तो ये ग्रामर का रोल रहता है बहुत ही कम रहता है, तो आप उसको किसी भी टीचर से कोई भी मतलब बहुत केस में ग्रामर कर सकते हैं, बहुत कम 2 4 लेक्चर में कर सकते हैं। तो सबसे मेन फोकस होना चाहिए इसके लिए वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। हम्म, वोकेबलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक करके एक बुक आती है, ब्लैक बुक। बिल्कुल। वो जी। मैंने कंप्लीट पूरी तैयार करी थी। वो मैंने पूरी तैयार करी थी। और जीएस के लिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो मैंने खुद के सेल्फ नोट्स थे मेरे पास, उनमें से इधर उधर से फाड़ के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने की थी अपनी तैयारी के दौरान, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन असम कोई एक्स्ट्रा बुक आ जाती है आपके पास, गलती से आपने उसको परचेज कर लिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको अपने कमरे में रखी है, आपके डेस्क पर रखी हुई है वो। तो होता क्या है कि आज नहीं बटे, लेकिन आपको दूसरी बार लगेगा यार इस बुक को भी पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल ये बट होता है। मेरे साथ जो होता है ना, तो मैं क्या करता था कि जैसे कि मुझे लगा इस बुक की मुझे नीड नहीं है, मैं उस बुक को अपने कमरे से निकालता था, या बाहर के कमरे में रखता था, या फिर किसी फ्रेंड को दे देता। मतलब मैं अपनी डेस्क पर नहीं रखता था बुक। मैं अपनी डेस्क पे वही 5 से 7 किताब रखता था, जिससे आपका दिमाग कम से कम डाइवर्ट हो। बिल्कुल। ये चीजें मैंने सीखी थी एक बुक से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 10 रोल मॉडल मत रखिए, एक रोल मॉडल बनाइए। जी। तो जीवन में अगर आपको सुख शांति चाहिए, सफलता चाहिए, तो आप जीवन में कम से कम चीज रखिए। चाहे वो बुक्स के मामले में हो, चाहे आपके ड्रेसिंग के मामले में हो, चाहे आपके करियर के मामले में हो, चाहे आपके दोस्तों के मामले में हो। अगर आप कम चीजें रखेंगे और काम को बेहतर बनाएंगे, तो जीवन में आप ज्यादा खुशी रहेंगे और ज्यादा सफल भी हो। प्रेम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहते हैं किताब है यू कैन विन, उसमें बहुत एक अच्छी कहानी है, द एकर्स ऑफ डायमंड्स। अगर आप हीरो की खोज में निकलोगे तो शायद मिलना मुश्किल है, बट हीरे सिर्फ आपके आसपास होते हैं, सिर्फ अपनी आपको विजन क्लियर करनी होती है और वो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अ, दोस्तों, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। घर से निकलना, बहुत देर घर से दूर रहना, तैयारी करना, बहुत एग्जाम में असफल होने के बाद फिर से बाउंस बैक करके एग्जाम में बैठना, और 21 साल की उम्र में जीएसटी इंस्पेक्टर बना। प्रेम, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही आगे कामयाब होते रहो। आपकी ड्यूटी अभी बड़ोदरा में है, आप जाने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो बड़ोदरा में जाके, गुजरात में जाके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है
अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि प्रेम जी से पूछने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। जरूर प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दें। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई मैसेज मेरी ऑडियंस के लिए है, प्लीज आप उनके लिए कोई मैसेज आप छोड़ना चाहें तो। और विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और सभी विद्यार्थियों के, सभी मेरे छोटे भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके जो जीवन का समय है, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जिस समय में आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वो समय होता है 18 से 25 साल। इस समय जो आपके ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो मैक्सिमम है। चाहे इस एनर्जी को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो अगर आपने इस एनर्जी को सही डायरेक्शन दे दी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप अपना जीवन तो बदलेंगे ही, आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान देके जरूर जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने समय में, जो समय आपको जीवन मिला है, उसको वर्थ बनाइए और अपने जीवन का, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू प्रेम जी। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका आने वाला जीवन में बहुत सारी सफलता मिले, आपकी फैमिली हेल्दी रहे और आप भी मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया टॉक्स विद विवेक रनियाल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।